हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर। आज हम आपके लिए पॉलिटी की पहली क्लास लेके आए हैं, जो कि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। चलिए आज बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। यदि हम बात करें इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, जैसा कि हम जानते हैं इसके नाम से ही स्पष्ट है, राज्य व्यवस्था। यानी कि जो राज करने की व्यवस्था है उसे हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं भारत में जो राज करने की व्यवस्था है उसे भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं। क्या जी, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारत में जो राज करने की व्यवस्था है उसे हम भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं। यह राज्य व्यवस्था एक लिखित दस्तावेज से संचालित की जाती है जिसे हम संविधान कहते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है तो आप आंसर देंगे, भारत में जो राज करने की व्यवस्था या शासन करने की व्यवस्था है उसे भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं, लेकिन यह जिसके द्वारा संचालित की जाती है उसे भारतीय संविधान कहते हैं। अब बात करते हैं कि संविधान क्या है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? संविधान क्या है? वैसे तो इसकी अनेक परिभाषाएं हैं और कुछ मौखिक पॉइंट भी हैं जिनको हम जानेंगे इस वीडियो में। जैसे कि पहली परिभाषा है, वह है लिखित वैधानिक दस्तावेज या मसौदा या डॉक्यूमेंट। वह है लिखित वैधानिक दस्तावेज जिसके द्वारा किसी भी देश के शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है उसे हम संविधान कहते हैं। क्या लिखेंगे? वह है वैधानिक दस्तावेज, वह वैधानिक दस्तावेज जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। उसे संविधान कहते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाए कि भारतीय के संविधान की परिभाषा क्या है तो आप बताएंगे वह वैधानिक दस्तावेज या डॉक्यूमेंट या मसौदा जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान में कुछ और भी पॉइंट हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट, संविधान हमारी स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करता है। संविधान हमारी स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिनमें कुछ स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, उनके बारे में हमें संविधान भी बताता है। कहने का मतलब संविधान हमारी स्वतंत्रता को भी अभिव्यक्त करता है। अगला पॉइंट, रटने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप कंसेप्ट समझिए, आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा।
यह सरकार की यह सरकार के मूलभूत ढांचे को दर्शाता है। यह सरकार के मूलभूत ढांचे को दर्शाता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, किसी भी सरकार को चलाने के लिए हमें 3 स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता होती है, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका होती है। इन सब के बारे में जानते हैं कि विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए तब तक। जैसे कि हमने अभी बात की, यह सरकार के मूलभूत ढांचे को दर्शाता है, जिसमें कि हमने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात की। चलिए इनके बारे में जानते हैं, क्या होती है विधायिका, क्या कार्यपालिका होती है, क्या न्यायपालिका होती है, ये सरकार के किस तरह से मूलभूत ढांचे को दर्शाती है। सबसे पहले बात करें, यदि हम बात करें विधायिका, लेजिस्लेचर, या इसका दूसरा नाम व्यवस्थापिका, और दूसरे पर आती है कार्यपालिका, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, और अंतिम है न्यायपालिका। ज्यूडिशरी। किसी भी सरकार को चलाने के लिए हमें 3 स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता होती है, जो कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। इस विधायिका का काम क्या होता है? टू मेक लॉ, यानी विधि को बनाना या कानून को बनाना। कार्यपालिका का काम अप्लाई टू लॉ, हिंदी में लिखेंगे इसको कानून को लागू करना। और न्यायपालिका इन कानूनों को परिभाषित करती है। यानी कि किसी भी सरकार को चलाने के लिए हमें 3 स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता होती है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम कि आप सभी जानते हैं कि संसद में जो भी कानून बनते हैं वो संसद द्वारा बनाए जाते हैं, जिसे हम विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका का प्रधान या मुखिया राष्ट्रपति होता है, तो कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना होता है, जबकि न्यायपालिका का काम इन कानूनों को परिभाषित करना होता है। हर स्वतंत्र देश अपने लिए एक संविधान का निर्माण करता है तथा उन कानूनों का पालन भी करता है। नोट करेंगे, हर स्वतंत्र देश अपने लिए एक संविधान का निर्माण करता है। हर स्वतंत्र देश अपने लिए एक संविधान का निर्माण करता है, यानी कि जितने भी विश्व में जो
देश हैं, कहीं ना कहीं हर सभी देशों में संविधान है। जैसे अपने भारत की बात कीजिए, अमेरिका की कर लें, पाकिस्तान कर लें, जितने भी देश हैं, हर स्वतंत्र देश में अपना एक संविधान होता है। चलिए आगे बात करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से हुई है। चलिए देखते हैं इसको। संविधान शब्द की उत्पत्ति, संविधान इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट, लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से हुई है। इस कॉन्स्टिट्यूट शब्द का मतलब ही होता है शासन करने का सिद्धांत। यानी आपसे पूछा जाए कि संविधान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप जवाब देंगे कि संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ ही होता है शासन करने का सिद्धांत। यानी हम कह सकते हैं संविधान उन कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सत्ता की शक्ति एवं उनके प्रयोग को सुनिश्चित करता है। चलिए आगे बात करते हैं अब कुछ बेसिक प्रश्न की जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। पसीना बहुत आ रहा है यार। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है, आई होप सभी को पता होगा इसका आंसर। सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है, दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हिंदी में लिखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है, संयुक्त राज्य अमेरिका। यह संविधान 17 सितंबर सन 1787 को स्वीकृत किया गया और इसे 21 जून 1788 को लागू किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को स्वीकृत किया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसी प्रकार से अमेरिका का संविधान 17 सितंबर 1787 को स्वीकृत किया गया और इसे 21 जून 1788 को लागू किया गया। यदि आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए, यूरोपीय देश या यूरोपीय देशों में सबसे पुराना
संविधान। सबसे पुराना संविधान किस देश का है? यदि आपसे पूछा जाए कि यूरोपीय देशों में सबसे पुराना संविधान किस देश का है, तो इसका आंसर होगा नीदरलैंड। अभी तक हमने जाना कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है, संविधान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बारे में जाना और कुछ बेसिक क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं और जो इसकी बात हम आगे भी चलते यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। तब तक चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन पॉइंट है, सबसे बड़ा अलिखित संविधान किस देश का है? इसका उत्तर तो हर किसी को पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा अलिखित संविधान किस देश का है। आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। सबसे बड़ा अलिखित संविधान वो है ब्रिटेन या इंग्लैंड। देखिए, ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित तो है, परंतु इसमें एक चीज़ लिखित मिलती है जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि हमने भी बताया, मैग्ना कार्टा सन 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट किंग जेम्स ने अपने इंग्लैंड के नागरिकों को कुछ लिखित अधिकार दिए जिन्हें मैग्ना कार्टा कहा गया। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा, यदि आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में किसे मैग्ना कार्टा कहा गया है? वो तो था मैग्ना कार्टा। अब क्वेश्चन बनेगा भारतीय संविधान में किसे मैग्ना कार्टा कहा गया है। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 जिसमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन्हीं को मैग्ना कार्टा कहा गया है। क्योंकि इंग्लैंड के सम्राट किंग जेम्स ने जो ब्रिटेन के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे लिखित, वो मौलिक अधिकार ही थे जिन्हें मैग्ना कार्टा कहा गया है। इसी प्रकार से भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, तो इसे लिखेंगे भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? इसका आंसर तो सर किसी को पता होना चाहिए। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो अपने देश भारत का है। तो आप लिखेंगे सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत। देखिए, भारत का संविधान सबसे बड़ा होने के साथ साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। नोट कर लीजिए आप तब तक। अगला क्वेश्चन, भारत से पहले
सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? हाँ, किस देश का था? यदि आपसे पूछा जाए भारत से पहले सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का था, तो इसका आंसर होगा यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया। देखिए, ये सभी को पता रहता है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित है, ये वर्तमान में। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि भारत से पहले सबसे बड़ा संविधान किस देश का था, तो इसका आंसर होगा यूगोस्लाविया। नोट कीजिए आप यहाँ तक। काफ़ी गर्मी है, तुम कचरा नहीं सकते यार, साउंड जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश में है, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश में है, तो इसका उत्तर भी होगा अपना देश भारत। सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश में है? भारत में। ये तो हुआ बेसिक क्वेश्चन। इसके विपरीत पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा लोकतंत्र किस देश में है, ये वर्तमान में है। सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश में है, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा लोकतंत्र किस देश में है, अगला पॉइंट लिखेंगे सबसे छोटा लोकतंत्र किस देश में। यहाँ तक तो हमें पता ही है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश में है, लेकिन प्रश्न अब यह है कि सबसे छोटा लोकतंत्र किस देश में है, तो वो देश है नौरू। आई होप कि आपने ये नाम नहीं सुना होगा इस देश का, तो आपके लिए होमवर्क टाइप है ये, समझ लीजिए। आज आप विश्व का नक्शा उठाइए, उसमें ढूंढिए कि नौरू कहाँ पर है, और हमें कमेंट में बताइए कि नौरू कहाँ पर पड़ता है। नोट कीजिए आप। ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन। चलिए अब आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के विकास के बारे में। ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो आपसे पूछ लिए जाते थे। आई होप कि आपने नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, सबसे बड़ा संविधान भारत देश का तो है, इसका कार्ड भी है। अभी तक हमारे जैसे देश को स्वतंत्र हुए 70 साल से अधिक हो चुके हैं, और हमने अभी तक 100 से ऊपर भी संविधान संशोधन कर चुके हैं। यदि हम बात करें अमेरिका की, तो उसने अभी तक 9 ही संविधान संशोधन किए हैं। देखिए कितना टाइम डिफरेंस है। 1787 में संविधान उनका अंगीकृत किया गया और 88 में लागू किया गया, और अभी 2021 चल रहा है। तो उन्होंने अभी तक सिर्फ 9 ही संविधान संशोधन किए हैं, जबकि अपने भारत देश का संविधान 1949 में स्वीकृति मिली, 50 में लागू किया गया, और 2021 तक उसमें 100 से भी ज़्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं। ये तो कुछ बेसिक बात हुई। अब आगे बात करते हैं अंग्रेज़ों के बारे में, क्योंकि भारतीय संविधान का विकास अंग्रेज़ से रिलेटेड है। क्योंकि अंग्रेज़ से पहले पुर्तगाली भी आ चुके थे, डच भी आ चुके थे, लेकिन हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री क्लास नहीं है, पॉलिटी की है। जितना भी संविधान बनने में जो योगदान रहा है वो अंग्रेज़ों का रहा है, इसलिए हम प्रॉपर अंग्रेज़ों की ही बात करेंगे। बात करते हैं अंग्रेज़ों की। पॉइंट डाल अंग्रेज। तो देखिए 1599 में ही अंग्रेज भारत में आ चुके थे। अब मतलब कुछ ही लोग आए थे, यानी कि पूरी फौज आई हो उनकी। सर्वप्रथम 1599 ईस्वी में एक व्यक्ति
1599 ईस्वी में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था जॉन मिल्डे नहाल। क्या नाम था? जॉन मिल्डे नहाल। जब ये जॉन मिल्डे नहाल भारत देश में आया, इसने देखा कि भारत में पुर्तगाल की फैक्ट्री लगी हुई है, डचों की भी लगी हुई है, और ये काफ़ी तेज़ हमारे भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं और काफ़ी मुनाफा कमा रहा है। क्यों ना हम भी अपनी सरकार से परमिशन लें और भारत के साथ व्यापार करें। तो हुआ क्या कि जॉन मिल्डे नहाल भारत में आया, यहाँ से वापस गया, और 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी, सभी को पता है कि 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। चलिए बात करते हैं। एक व्यापारिक दल था, व्यापारिक दल जिसे मर्चेंट एडवेंचर एक व्यापारिक दल जिसे मर्चेंट एडवेंचर नाम से जानते थे या पुकारते थे, इन्होंने फैसला किया कि हम इंग्लैंड सरकार से मांग करेंगे कि हमें भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दी जाए। भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति सर्वप्रथम जो वहाँ की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम, उन्होंने एक राजपत्र या राजलेख या चार्टर पर, जो भी बोलें, एक हस्ताक्षर करके दिए और कहा कि आप जाइए भारत तथा उसके पूर्वी देशों के साथ व्यापार कीजिए। और इन मर्चेंट ऑफ एडवेंचर नाम ग्रुप को ही कहा गया था 31 दिसंबर, मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप को ही 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी यहाँ की जो महारानी थे एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ही इनको एक राजपत्र या राजलेख, इनको एक राजलेख पर हस्ताक्षर करके दिए और कहा कि आप जाइए भारत तथा उसके पूर्वी देशों के साथ व्यापार कीजिए, और इनको 15 वर्षों का एक एकाधिकार दिया, जाइए और व्यापार कीजिए। इसी राजलेख के तहत 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना की गई। यहाँ लिख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और हम सभी जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगलों का शासन चल रहा था। उस समय मुगल बादशाह कौन था भारत में? मुगल बादशाह अकबर। 1600 ईस्वी में हमारे भारत देश में मुगलों का शासन चल रहा था। उस समय भारत का जो मुगल शासक था वो अकबर था। नोट कीजिए आप तब तक। जैसा कि मैंने बताया कि 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने एक राजलेख पर हस्ताक्षर करके दिए, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। यदि आपसे पूछा जाए कि इनके संस्थापक कौन कौन थे, तो नोट करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये ब्रिटिश वाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सी हैं। उस समय जो स्थापना की गई थी वो पूर्वी देश से व्यापार के लिए की गई थी। पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार करने के लिए कंपनियां स्थापित की गई तो उनको हम ईस्ट इंडिया कंपनी ही बोलते थे। लेकिन हम प्रॉपर बात करेंगे सिर्फ अंग्रेज़ों के बारे में, तो ये कंपनी भी होगी ब्रिटेन के लोगों की। यदि आपसे पूछा जाए संस्थापक,
तो ईस्ट इंडिया कंपनी के दो संस्थापक थे। एक व्यक्ति का नाम था जॉन वॉट्स, जबकि दूसरे का नाम जॉर्ज वाइट। पहले व्यक्ति का नाम था जॉन वॉट्स और दूसरे व्यक्ति का नाम था जॉर्ज वाइट। ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक जॉन वॉट्स और जॉर्ज वाइट। यदि हम बात करें, यदि आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्चुअल नेम या वास्तविक नेम, ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम क्या था, क्योंकि यह एक ग्रुप था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स का। उन्हीं लोगों की सिफारिशों पर या मांग पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसकी परमिशन महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने दी थी और एक राजलेख दिया था 15 वर्षों के एकाधिकार के साथ। यदि हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट एज ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। यदि आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम क्या था, तो आप बताएंगे द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट एज ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट एज ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। यहाँ तक आप नोट कीजिए। यदि आपसे पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक, ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक दो लोग थे, जॉन वॉट्स और जॉन वाइट्स। यदि आपसे पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट एज ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। चलिए आगे बात करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि, यहाँ तक हमने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापक। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना के बारे में, यह किस प्रकार से गठित की गई थी, इसमें कौन कौन लोग थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना, ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना दो भागों में थी। एक को हम बोलते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और एक को बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जैसे कि बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना के बारे में, पहले भाग में जो लोग थे उनको हम बोलते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, इसे हिंदी में बोलते हैं हितधारक मंडल। और जो दूसरे भाग में लोग थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसे हम बोलते हैं हिंदी में निदेशक मंडल। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें बेसिकली जो लोग थे, इसमें 25 सदस्य, इसमें जो 25 सदस्य थे वो खुद के ही मालिक थे, यानी कि
जो कंपनी में, किसी भी कंपनी जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं प्रोप्राइटर्स, यानी जो मालिक लोग होते हैं जिनके कंपनी में शेयर लगे थे वही थे प्रोप्राइटर्स। इसमें लिखेंगे, इसमें 25 सदस्य थे जो खुद मालिक, और ये 25 सदस्य जो मालिक थे यही लोग चुनते थे कि हमारे निदेशक मंडल में कौन कौन रहेगा। यदि हम बात करें निदेशक मंडल की तो इसमें एक गवर्नर या राज्यपाल और एक उप गवर्नर या उपराज्यपाल और 24 अन्य सदस्य। यदि हम बात करें कि कंपनी की संरचना के बारे में, इसको दो भागों में बांटा गया था, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को हिंदी में बोलते हैं हितधारक मंडल, जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को हिंदी में बोलते हैं निदेशक मंडल। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में खुद कंपनी के जो मालिक थे 25 सदस्य वो खुद हुआ करते थे, और यही 25 लोग चुनते थे कि हमारे निदेशक मंडल में कौन कौन लोग रहेंगे। इसमें एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। 25 सदस्य ये, 24 सदस्य ये और एक गवर्नर, एक उप गवर्नर, ये सभी लोग मिलकर भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। सभी लोग मिलकर भारत में व्यापार के लिए आए, क्योंकि यही थी ईस्ट इंडिया कंपनी कि 25 सदस्य ये खुद के मालिक जिन्होंने अपना पैसा लगाया था कंपनी में, एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य। नोट कीजिए आप। और हम सभी जानते हैं कि इस समय जो भारत का मुगल बादशाह था, बादशाह अकबर था, कि 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हुई थी। यहाँ तक नोट हो गया है, तो चलिए आगे बात करते हैं। अब जब कंपनी के लोग भारत में आए तो सन 1608 ईस्वी में, उस समय जो मुगल बादशाह था जहांगीर, उसके दरबार में एक अंग्रेज गया था जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। आठ ईस्वी में एक अंग्रेज था जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। यह कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में गया और वहाँ से अनुमति मांगी कि हमें भारत के साथ व्यापार करना, अपनी फैक्ट्री खोलनी है। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में गया? जहांगीर के दरबार। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत का शासन मुगल बादशाह जो था वह अकबर था। फिर उनके ही बेटे सलीम, जिन्हें जहांगीर कह के पुकारते थे, उनके 1608 में वो शासक बने। और अंग्रेजों ने अपनी अस्थाई फैक्ट्री या अस्थाई कारखाना मूसलीपट्टनम सन 1611 में स्थापित किया या खोला। चलिए अब आगे बात करते हैं। और अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी स्थायी कारखाना खोला वो सूरत में खोला था। कब? 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना सबसे पहला स्थायी कारखाना सूरत में खोला। और सन 1615 ईस्वी एक और अंग्रेज जहांगीर के दरबार में गए जिसका नाम था टॉमस रॉ। यहाँ तक आप नोट कीजिए।
सन 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में गया। अंग्रेजों ने अपना प्रथम स्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में सन 1611 में खोला, जबकि स्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में, और 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक और अंग्रेज अधिकारी गया जिसे सर टॉमस रॉ कहते थे। चलिए आगे बात करते हैं। अब धीरे धीरे अंग्रेज हमारे भारत में सत्ता स्थापित करने की प्रयास करेंगे। आगे बात करते हैं। अंग्रेजों के लिए जो टर्निंग पॉइंट था 1726। हुआ क्या कि 1726 ईस्वी में अंग्रेज इंग्लैंड के राजा जो थे किंग जेम्स प्रथम, उन्होंने कंपनी को एक राजपत्र पर या राजलेख पर हस्ताक्षर करके दिए, उसमें कुछ एकाधिकार दिए, जिसके तहत 1726 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा किंग जेम्स प्रथम, जिन्होंने राजलेख पर हस्ताक्षर करके दिए, जिसमें उन्हें कुछ अधिकार दिए। इसी 1726 के राजलेख के तहत भारत में 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। तीन प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई, जो कि पहली थी कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। 1726 के राजलेख के तहत भारत में 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई, जो कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे थी। इसी 1726 के राजलेख के तहत भारत में निगम की भारत के इन तीन प्रेसिडेंसियों में निगम की स्थापना की गई। तीनों प्रेसिडेंसियों में आपसे पूछा जाए कि निगम की स्थापना किसके तहत हुई, तो 1726 के राजलेख के तहत तीनों प्रेसिडेंसियों में निगम की स्थापना की गई। और इसी 1726 के राजलेख के तहत मेयर कोर्ट की स्थापना की गई। और इस मेयर कोर्ट का मुख्य काम इन तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए कानून बनाना था। तो आपसे पूछा जाए कि 1726 के राजलेख पर हस्ताक्षर कर दिए किंग जेम्स प्रथम ने, उनको कुछ अधिकार दिए, जिसके तहत भारत में 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। और इन्हीं 3 प्रेसिडेंसियों में निगम की स्थापना की गई। और इसी 1726 के राजलेख के तहत भारत में मेयर कोर्ट की स्थापना की गई। इस मेयर कोर्ट का काम था इन तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए कानून बनाना। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब धीरे धीरे अंग्रेज पावरफुल होते जाएंगे। इनके लिए अब जो आएगा वो टर्निंग पॉइंट होगा। बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी। हम सभी जानते हैं 1757 में बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, और उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। तो हुआ क्या कि अपनी अपनी सब कंपनी का शासन कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से मनमानी पे चल रहा था। अंग्रेज धीरे धीरे पावरफुल हो रहे थे। तो 1757 प्लासी का युद्ध था। ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के ही गवर्नर
बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। सत्रह का प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के ही गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ। इसमें अंग्रेजी सेना की जीत हुई और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार गए। धीरे धीरे अंग्रेज और पावरफुल हुए। जो निर्णायक युद्ध हुआ वो 1764 का बक्सर युद्ध। इतिहास में काफ़ी चर्चे हैं इन दोनों युद्धों के। 1757 का प्लासी का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध। यह 1764 का जो बक्सर का युद्ध था यह निर्णायक युद्ध था। इसमें भारत की तरफ से बंगाल के नवाब मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सजाउद्दौला। भारत की तरफ से बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह और अवध के नवाब वर्सेस। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे इसमें हेक्टर मुनरो, प्रधान सेनापति हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो भारत की तरफ से 3 लोग थे और जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो तथा इसकी सेना, कंपनी की सेना या इसकी सेना। हेक्टर मुनरो ने अकेले ही अपनी सेना के साथ मिलकर बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सजाउद्दौला को पराजित किया और कंपनी की फिर से जीत हुई। 1764 के युद्ध के बाद अंग्रेज बहुत अधिक पावरफुल हो चुके थे, क्योंकि अब कोई भी इन्होंने एक साथ 3 नवाब को पराजित कर दिया, तो ये काफ़ी पावरफुल हो चुके थे। चलिए बात आगे करते हैं। ये 1764 का जो बक्सर का युद्ध था ये निर्णायक युद्ध था। अंग्रेज काफ़ी पावरफुल हो चुके थे। इस युद्ध के बाद एक संधि हुई जिसे हम इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इस संधि में हुआ क्या कि भारत के जितने भी राजस्व, जितने भी वो कार्य हुआ करते थे वो सब अंग्रेज़ों के हाथ में पहुंच गए और पूरी तरीके से अंग्रेज़ों की भारत व्यवस्था अपना आधिपत्य जमा लिया था। 1765 इलाहाबाद संधि। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सजाउद्दौला ने जितना भी अपना, ये तीनों लोग गुलाम हो चुके थे और कुछ गुलाम होने के बाद इन्होंने सब कुछ अपना अंग्रेज़ों के हाथ में दे दिया। इससे आगे की जो भारत का संवैधानिक विकास होगा हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।